Today we will discuss the groups and teams. We will create an understanding regarding groups and teams. ये होते क्या हैं, ग्रुप्स किसको कहते हैं, टीम किसको कहते हैं, किस तरह की डिफरेंट टाइप्स टीम्स की होती हैं और किस तरह की डिफरेंट टाइप्स ग्रुप्स की होती हैं, फिर ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं, और इसके बाद एक ग्रुप का मॉडल होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम जो हमारी डिस्कशन है वो ग्रुप और टीम्स की अंडरस्टैंडिंग की बेस पे होगी। व्हाट इज अ टीम? टीम को क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको हम सिंपल टीम की बजाय जो है वो वर्क टीम अगर कहें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। कोई भी ऐसी टीम या कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ मेंबर जो कि किसी एक स्पेसिफिक कॉमन गोल के लिए इकट्ठे होते हैं और वो मिलके काम कर रहे होते हैं, और वो उसमें इंडिविजुअली और म्यूचुअली जो दोनों तरह से अकाउंटेबल भी होते हैं और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स रखते हैं। दैट मीन्स ये दो या दो से ज़्यादा ग्रुप जब किसी कॉमन गोल को इकट्ठे अचीव करने के लिए ये लोग इकट्ठा होते हैं, या हम कह सकते हैं कि टीम जो है या वर्क टीम जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए इकट्ठा किया जाता है, जिसमें कि उनमें से हर एक इंडिविजुअल की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का मतलब ये हुआ कि उन सब की स्किल्स इस तरह से होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं हर एक इंडिविजुअल की, बट व्हेन दे वर्क टुगेदर तो वो मिलजुल के काम कर रहे होते हैं फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द गोल ऑफ देयर टीम्स। और इसमें क्योंकि कॉमन गोल है तो उसके लिए एवरी इंडिविजुअल टीम मेंबर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। जैसे हम अपनी अगर क्रिकेट टीम की एग्जांपल लें, तो अगर वो सक्सेसफुल होती है, मैच विन करती है, तो उसमें ये कभी नहीं कहा जाता कि सिर्फ एक मेंबर है जिसकी वजह से टीम ने विन किया, बल्कि ये कहा जाता है कि ओवरऑल टीम मेंबर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कलेक्टिव बेसिस पे, म्यूचुअल बेसिस पे, दैट्स वाई टीम ने विन किया। इसी तरह से जो है एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द फेलियर ऑफ द टीम। अगर मैच हार जाते हैं तो वो सारे के सारे इक्वली मैच हारने के जिम्मेदार होते हैं। तो टीम में हर एक मेंबर जो है वो इक्वली इक्वली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होता है। वो इक्वली अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है जवाबदेही। उसने जवाब देना होता है कि अगर टीम ने विन नहीं किया तो हर एक इंडिविजुअल उसका जिम्मेदार होगा। किसी से भी पूछा जा सकता है कि टीम क्यों हारी या टीम ने अपने गोल को अचीव क्यों नहीं किया। और इसमें हर एक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के काबिल होता है, या डिफरेंट जो टीम मेंबर्स होते हैं उनमें से हर एक की स्किल्स और एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, जो कि जब वो मिलके काम कर रहे होते हैं तो फिर कॉमन गोल वो अचीव कर पाते हैं। इसी तरह से जो टीम्स हैं इनके डिफरेंट फोर टाइप्स हैं। नंबर वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, नंबर टू इज सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स, देन क्रॉस फंक्शनल टीम्स, और उसके बाद वर्चुअल टीम्स। इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये क्या होती हैं, इनके अंदर किस तरह से वर्किंग की जा रही होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, ये लेबल से आपको समझ आ रही होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स कि ये वो टीम है जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। दैट मीन्स हर एक डिपार्टमेंट के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उसके लिए वो डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, वो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है कंपनी की, रिसोर्सेज किस तरह से अरेंज करने हैं, कैसे एलोकेट करने हैं, ऑल इज डन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इनमें हर एक डिपार्टमेंट के अपने फंक्शंस के लिहाज से जो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं,
उनकी बेस पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होंगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेल्स और मार्केटिंग के हवाले से होंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज किया जाए, उनकी सेटिस्फेक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, उनको रिटेन कैसे रखा जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डील कर रहा होता है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से या एम्प्लॉयज़ के हवाले से इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो उसको मैनेज कर रहा होगा। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट के उनके फंक्शंस, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़, उनके डिपार्टमेंटल गोल्स के लिहाज से प्रॉब्लम्स कैन बी डिफरेंट। तो इसलिए हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की बेस पे एक टीम जो है वो फॉर्म करता है, एक टीम बनाता है, ताकि वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई सजेशन वो तजवीज़ कर सकें, या किसी तरह का अगर डिसीजन लेना है तो वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो मिलके एक डिसीजन ले सकें ताकि प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। दैट मीन्स कि ये वो टीम है कि एक डिपार्टमेंट में जब जब कोई 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 भी किसी भी नेचर का प्रॉब्लम अराइज होगा, उस प्रॉब्लम को ये टीम सॉल्व कर रही होगी। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए बनाई जा रही होती है। अगर किसी की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सपोज उनका आउटपुट या जो नंबर ऑफ यूनिट्स जितने प्रोड्यूस होने चाहिए थे प्रोडक्ट के वो नहीं हो पा रहे हैं, या क्वालिटी को इम्प्रूव करना है या क्वांटिटी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होगी वो ये सारे इश्यूज को हैंडल कर रही होगी। देन देयर इज अनदर टीम जिसको सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स कहा जाता है। सेल्फ मैनेज अगेन इटसेल्फ इसके लेबल से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी वर्क टीम है जो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रही होती है। दैट मीन्स अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे किसी भी तरह का कोई गोल है वो अचीव करने के लिए एक टीम तश्कील दी है, या हम कह सकते हैं कि कोई टीम, कुछ मेंबर्स हैं वो इकट्ठे होके एक टीम बनाते हैं और वो अपने लिए गोल खुद सेट करते हैं कि हमें कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या अचीव करना है, उसके लिए कितने रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करेंगे और किस इंडिविजुअल की क्या क्या एक्सपर्टीज यूज हो रही होगी। एवरी ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द टीम मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, कोई डिसीजन मेक करना पड़ता है, हर एक इंडिविजुअल टीम मेंबर जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करेगा और अपने बिहाफ पे जो उसको अप्रोप्रिएट सजेशन लगता है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, या कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन लगता है, वो डिस्कस करता है अपनी टीम मेंबर्स के साथ, और ज़्यादा लोगों के एग्रीमेंट की बेस पे जिस सजेशन या प्रॉब्लम सोल्यूशन पे ज़्यादा लोग एग्री हो जाते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के थ्रू प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाता है। इसी तरह से कौन क्या करेगा, एवरी थिंग इज डिसाइडेड बाय द टीम मेंबर्स, इसमें कोई लीडर नहीं होता। इसके अलावा रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, कौन क्या काम करेगा, टास्क किस तरह से असाइन करना है, टीम के रूल्स क्या होंगे, अगेन ये टीम के मेंबर्स मिलके खुद ही डिसाइड कर रहे होंगे। तो इसमें एज सच कोई मैनेजर नहीं होता। जो टीम मेंबर्स हैं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खुद ही प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, खुद ही उनके लिए अप्रोप्रिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर एक स्पेसिफिक टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो एक्सपर्ट होगा वो फॉर द टाइम बीइंग लीडर बन जाएगा, और इसी तरह से अगर किसी और नेचर का प्रॉब्लम है तो उस नेचर के प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो इंडिविजुअल टीम मेंबर ज़्यादा स्किलफुल होगा वो उसके सॉल्यूशन के ऊपर बातचीत कर रहा होगा, या वो वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट द सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स। देन द थर्ड टाइप ऑफ टीम इज क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स मतलब ये कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर से लोगों को पिक किया गया है बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज एंड स्किल्स, और उनको इकट्ठा किया गया है ताकि वो कोई टास्क अचीव करें।
तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं समटाइम्स कि जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट में या अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, उसके हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को बेनिफिट देने के लिए वो सजेशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इस टाइप के इश्यूज इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक्सपेंड करना है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए फिर जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। सपोज कि हम अपनी एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो फिर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करेगी जो स्पेशलिस्ट होंगे, और उनसे सजेशन लेगी कि क्या जो न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारा सिस्टम जो है वो एडिक्वेट है या कि नहीं, हमारे रिसोर्सेज इनफ हैं या कि नहीं। मतलब ये कि जो डिसीजन है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या कि नहीं। इसी तरह से फोर्थ टाइप है टीम्स की, वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम्स जो हैं ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू लिंक्ड होती हैं। कोई ये हम कह सकते हैं फिजिकली डिस्पर्स होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई लाहौर में है, कोई कराची में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई यूके में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई कहीं और कोई कहीं। तो इनको किसी एक फिजिकल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। तो किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब ये इकट्ठे होते हैं किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, किसी वीडियो कॉल के थ्रू, किसी भी नेटवर्क के थ्रू, टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के थ्रू, तो इनको कहते हैं वर्चुअल टीम्स। इनमें कुछ इश्यूज होते हैं कि वो एक दूसरे को बाय फेस उन्होंने देखा नहीं होता, या उस तरह से जैसे हम एक जगह पे एक सेटअप में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, उनके साथ हमारा एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, वो हमारे लिए ट्रस्ट वर्दी होती हैं, हम उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो कि डिस्पर्स्ड हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। प्लस ये कि समटाइम्स जो एक्चुअल सिचुएशन होती है, सपोज जो यूके में बैठा हुआ है, यूके में क्या सिनेरियो है कंपनी के हवाले से या प्रोजेक्ट के हवाले से, वो जो रिपोर्ट करेगा उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि वो गलत बयानी कर रहा हो, तो उस केस में डिसीजंस जो हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्टी और ट्रस्ट के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये वर्चुअल टीम्स होती हैं। अम, इसके बाद हम ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों में, टीम्स और ग्रुप्स में डिफरेंसेस क्या हैं। जब हम वर्क ग्रुप की बात करते हैं तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और क्लियरली फोकस्ड लीडर होता है। ग्रुप में लीडर जो है वो क्लियरली फोकस्ड होता है, उसको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो टीम है यहाँ पे शेयर्ड लीडरशिप रोल्स होते हैं, क्योंकि टीम के अंदर हमने पढ़ा कि टीम के सक्सेस या फेलियर के लिए गोल अगर अचीव हुआ है तो उसके लिए, और अगर अचीव नहीं हुआ तो उसके लिए भी एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, सब जिम्मेदार होंगे। इसलिए इसको शेयर्ड लीडरशिप रोल्स टीम के अंदर हम कहते हैं। लेकिन वर्क ग्रुप्स के अंदर ऐसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली टास्क असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन कि उसकी क्या स्किल्स हैं। सिर्फ उसको एक मेजर टास्क है, उसको डिवाइड करके तो उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो वो कर सकता है, वो पोर्शन ऑफ टास्क उसको असाइन कर दिया जाता है, और वो सिर्फ उसी पोर्शन ऑफ टास्क के लिए अकाउंटेबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी लिखी हुई है कि जितना पोर्शन दिया हुआ है सिर्फ उसी में अगर कोई गड़बड़ होती है या कोई मिस्टेक आती है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन टीम में ऐसा नहीं होता, ये इंडिविजुअल और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है कि मिलजुल के इन्होंने काम करना होता है और टीम को सक्सेसफुल बनाना होता है, टीम के गोल को अचीव करना होता है। अगर वो फेलियर इसमें आता है तो एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। The group's purpose is the same as the broader organizational mission। अब ऑर्गेनाइजेशन ने जिस पर्पस के लिए ग्रुप तश्कील दिया है वो उसको अचीव करना, जो हम कह सकते हैं ग्रुप का गोल है, वो इन लाइन होता है या वो मैच कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ कि जो ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रही है। लेकिन जो टीम है इसका स्पेसिफिक टीम पर्पस होता है जो कि टीम खुद डिलीवर कर रही होती है।
टीम किस लिए बनाई गई है। जैसे हमने पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो डिफरेंट टीम बनी हुई है एक्सपर्ट्स की, वो उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही होंगी। तो उस डिपार्टमेंट की टीम डिसाइड कर रही होगी कि हमारी टीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल वर्क प्रोडक्ट्स, इसमें क्योंकि इंडिविजुअली हर एक को पोर्शन ऑफ टास्क असाइन किया जाता है जिसके लिए वो होली सोली रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए जैसी परफॉर्मेंस वो अपने असाइन टास्क में दे रहा होगा वो परफॉर्मेंस का जिम्मेदार खुद होगा, उसका आउटपुट या परफॉर्मेंस वो उसी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन टीम में ऐसा नहीं होता, कलेक्टिव प्रोडक्ट होती है। टीम या तो विन कर रही है प्रोडक्ट को, जो इनका ओवरऑल गोल है उसको अचीव कर रही होती है, या फिर उसको अचीव अगर नहीं कर पा रही है तो सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो इक्वली फेल कंसिडर किए जाते हैं। देन वर्क ग्रुप है रन्स एफिशिएंट मीटिंग्स, क्योंकि ये छोटे होते हैं रिलेटिवली एज कम्पेयर टू टीम्स, तो ये जो है एफिशिएंटली इनकी मीटिंग हो सकती है। और इसमें क्योंकि जिसका जो टास्क है उसी के हवाले से उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के हवाले से उसके टास्क क्लैरिटी दी जाएगी, उसी के हवाले से उसके प्रोसीजर्स और रूल्स रेगुलेशंस बताए जाएंगे। लेकिन टीम में ऐसा नहीं होता, टीम में सारों ने मिलजुल के पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि पूरी टीम के लिए क्या, कौन से वाला इफेक्टिव डिसीजन या प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकता है। तो सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ओपन एंडेड डिस्कशन होती है, उसमें फ्री हैंड दिया जाता है टू से वट एवर एवरी मेंबर वांट्स टू से, और उसके बेस पे कलेक्टिवली एक इफेक्टिव डिसीजन को जो है अक्वायर कर लिया जाता है। देन वर्क ग्रुप्स है मेजर्स इट्स इफेक्टिवनेस इनडायरेक्टली बाय इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स सच एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कि यहाँ पे जो आउटपुट वो दे रहे हैं उनके हर एक इंडिविजुअल जो है उसका आउटपुट कितना इफेक्टिव है, तो वो डिसाइड करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस की इफेक्टिवनेस क्या है। लेकिन टीम के अंदर इंडिविजुअल नहीं होता ये, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं, कलेक्टिवली ये गोल को अचीव कर रहे होते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस भी कलेक्टिवली ही मेजर की जा रही होती है। देन वर्क ग्रुप्स डिस्कसेस डिसाइड्स एंड डेलीगेट्स टुगेदर, और जो टीम है उसमें क्या है, डिस्कसेस डिसाइड्स एंड डज रियल वर्क। इसमें क्या है कि ये डेलीगेशन हो रही होती है कि किसने क्या काम करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको एक फ्री हैंड दिया जाता है कि दिस इज योर असाइंड पोर्शन एंड दिस इज द प्रोसीजर, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल कि इसको किस तरीके से करना है। उस दौरान अगर छोटे मोटे इश्यूज उसको पेश आते हैं तो वो हिमसेल्फ जो है उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, जो उसको ठीक लगता है वो उसको कर सकता है, या वो लीडर के साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर रहा होगा। टीम में ऐसा नहीं होता, टीम जो है वो मिलजुल के सारा देख रही होती है कि एक्चुअली ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें हमें फर्स्ट स्टेप में ये काम करना चाहिए, वो अचीव हो गया, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए दे विल बी सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग ऑल अबाउट के एक्चुअली काम किस तरह से किया जा रहा होगा। अब हम ग्रुप को स्टडी करते हैं कि ग्रुप को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। whenever two or more people are interacting and interdependent upon one another, तो उसमें बेसिक पर्पस उनका जो है वो गोल अचीवमेंट ही होता है। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रुप भी बनाए जाते हैं और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टीम्स भी बनाई जाती हैं। लेकिन टीम में हमने देखा कि वो कलेक्टिवली एफर्ट्स कर रही होती हैं और कलेक्टिवली वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ग्रुप में इंडिविजुअली सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इसमें ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। किस तरह से कि एक इंडिविजुअल है उसने स्टेज 1 करनी है, जब वो परफॉर्म कर लेगा तो स्टेज 2 के लिए एक और ग्रुप मेंबर होगा जो कि अपनी स्किल को यूटिलाइज करते हुए परफॉर्म कर रहा होगा। अब अगर स्टेज 1 वाले ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया या काम के अंदर उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है आउटपुट की, तो स्टेज 2 वाले का जो टास्क है वो भी अफेक्ट होगा। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट स्टेज में मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर्स हैं, तो सेकंड स्टेज में भी फाउंडेशन ही अच्छी नहीं बनी ना, तो उसकी बेस पे सेकंड स्टेज वाले इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी। और ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सजेशंस भी दे रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके काम करवा नहीं रहे होते ग्रुप के अंदर। अब दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल ग्रुप्स।
फॉर्मल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कौन से वर्क असाइनमेंट्स या टास्क असाइन करने हैं टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे हम एग्जाम सेक्शन एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जाम सेक्शन के लिए या कोई जैसे डिसिप्लिन कमेटी के तौर पे एक ग्रुप बनाया जाता है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शंस को देख रहे होंगे और उसमें कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हर एक को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जा रही होंगी और ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए लीडर मुंतखब करती है, ऑर्गेनाइजेशन ही इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज डिज़ाइन करती है, ऑर्गेनाइजेशन ही बताती है कि काम करने का प्रोसीजर क्या होगा और किस तरीके से बिहेव किया जाएगा इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स की, दैट इज अनदर टाइप ऑफ ग्रुप, तो ये टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो कॉफ़ी पीते हैं ब्रेक में, तो जितने भी कॉफ़ी लवर्स हैं वो इकट्ठे होकर कॉफ़ी पी रहे होंगे, उनकी गपशप हो रही होगी, वो उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसके रूल्स रेगुलेशंस, कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं करना, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो खुद से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अपने ग्रुप के लिए कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं करता, वो म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे की सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से कुछ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, सपोज वो क्लब मेंबर हैं किसी भी जगह पे, तो उस क्लब में जाने वाले जितने उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आपस में फ्रेंडशिप्स और बॉन्डिंग हो जाएगी, तो उनका एक अलग से इनफॉर्मल ग्रुप बन जाएगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह से जो लोग इकट्ठे लंच करते हैं, जो इवन जो स्मोकर्स होते हैं, वो अगर इकट्ठे एक टाइम पे स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग जोन अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी हुई है, तो वहाँ पे वो स्मोकिंग करते हुए जो भी वहाँ पे होंगे, ऑफ कोर्स दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू वन अदर और उनकी आपस में एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप उनका बन जाएगा। तो वो सारे जो हैं वो मिलके एक इनफॉर्मल ग्रुप बना रहे होंगे। तो ये यूजुअली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, आपने कहीं आउटिंग पे जाना है, जिस तरह से फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो ये फ्रेंड्स और अब आपकी जो सोशल बॉन्डिंग है उसकी बेस पे सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए जो ग्रुप्स बन रहे होते हैं उनको इनफॉर्मल ग्रुप्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर्मल ग्रुप्स की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस टाइप के फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जिनमें के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट सेट किए होते हैं, जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स रेगुलेशंस और बिहेवियर जो हैं वो डिजायर्ड बिहेवियर वो सेट किए होते हैं। कमांड ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं दैट आर डिटरमिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये फॉर्मल ग्रुप्स हैं तो इसलिए दे आर डिटरमिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड composed of individuals who report directly to a given manager। कमांड है ना, कौन किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो एक मैनेजर के अंडर जो लोग काम करते हैं, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, बेसिकली वो कमांड ग्रुप बनता है। इसी तरह से कोई प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने उनको उस प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा किया और उनमें से एक को लीडर बना दिया। लीडर जो है ही विल बी गिविंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द ग्रुप मेंबर्स रिगार्डिंग हाउ टू परफॉर्म देयर टास्क, और उसको रिसोर्सेज उनको एलोकेट कर रहा होगा, उनके अगर प्रॉब्लम्स हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व कर रहा होगा, तो डिफरेंट एक्शंस या जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो सबऑर्डिनेट्स होंगे उसके अंडर जो फॉलो कर रहे होंगे। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको कमांड ग्रुप कहेंगे, जो कि एक फॉर्मल ग्रुप है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है वो डिटरमिन किया हुआ है। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स दैट इज टास्क ग्रुप। तो कोई स्पेशल टास्क है, आपने उसके लिए एक ग्रुप बनाया, जैसे अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन्स होते हैं तो एडमिशन्स के वक्त बच्चों से इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाता है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं या जो कि उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं, वो बाय चॉइस ऑर्गेनाइजेशन भी उनको चुनती है कि ठीक है आप लोग जो हैं वो एडमिशन कमेटी बनाएंगे या एक ग्रुप बनेगा आपका जो कि न्यू स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेगा। तो वो होते हैं टास्क ग्रुप, उनको एक स्पेशल टास्क के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन करती है। इसी तरह से कोई भी टास्क है उसको अचीव करने के लिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप तश्कील दे रही होगी और जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा
वो जो ग्रुप है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे एडमिशन के लिए मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप बनाती है कुछ फैकल्टी मेंबर्स का, तो वंस द एडमिशन इंटरव्यू इज डन तो टास्क कंप्लीट हो गया, उसी के लिए तो उन्होंने वो ग्रुप बनाया था। तो अब ग्रुप खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन आएंगे तो नए सिरे से ग्रुप बनेगा, तो इसको कहते हैं टास्क ग्रुप। इसी तरह से कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, कोई डिज़ास्टर आया है तो उसके अंदर एक स्पेशल टीम, सॉरी एक स्पेशल ग्रुप जो है वो बना दिया जाए अगर, और उसमें उनको इंडिविजुअली उनकी स्किल्स की बेस पे एक पीस ऑफ टास्क जो है वो असाइन किया कर दिया जाए, और उनमें एक लीडर भी हो जो कि उनको साइड बाय साइड मॉनिटर भी कर रहा हो और उनके प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व कर रहा हो और उनको रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा हो। तो फिर वंस द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व या उस डिज़ास्टर में जो भी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है वो हो गई, डिसीजन इम्प्लीमेंट हो गया, जो उसके इफेक्ट से डिज़ास्टर के उनको मैनेज कर लिया गया, तो अब देर इज़ नो नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, सो उसको जो है वो डिसबैंड कर दिया जाएगा, उसको उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा।